क्या क्या टॉपिक है और उसमें किन किन चीजों के बारे में चर्चा की गई है। तो सबसे पहला यहां पर बोला जा रहा है त्रिभुजों की समरूपता। प्रीवियस पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने समरूप और सर्वांग सम जैसे शब्दों के अर्थों के बारे में जाना और कब किस कंडीशन में हम समरूप बोलेंगे आकृतियों को, किस कंडीशन में सर्वांग सम आकृतियों को बोलेंगे, इन सब चीजों के बारे में सीखा। आज के इस लेक्चर में हम लोग त्रिभुजों की समरूपता से रिलेटेड कुछ चीजों के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि यहां पर बोला जा रहा है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि, क्या कंडीशन है जब उनको हम समरूप बोलेंगे, तो इसमें बोला गया फर्स्ट पॉइंट कि उनके कोण बराबर हो। तो जैसा कि हमें यहां पर फिगर दिख रहा है, दो त्रिभुज हैं, ये दोनों त्रिभुज में उनके जो कोण होंगे वो बराबर होने चाहिए जिनमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं। साथ में बोला गया है कि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। उनकी संगत भुजाओं का अगर हम रेशियो निकाले वो सेम निकले, अर्थात समानुपाती। तो यहां पर इसमें दो रूल्स के बारे में चर्चा की गई। फर्स्ट रूल ये कहता है कि उनके जो संगत एंगल होंगे, संगत कोण होंगे वो इक्वल हो और उनकी संगत भुजाओं का जो रेशियो हो वो बराबर हो, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम किन्हीं दो, सपोज हम जैसे कि ये यहां पर दोनों भुजाओं में रेशियो निकाले और वो रेशियो 2 निकल गया है, इसी प्रकार से इन दो भुजाओं का जब रेशियो निकालेंगे वो भी 2 निकलेगा और नीचे की दो संगत भुजाओं का भी रेशियो निकालेंगे तो 2 निकलेगा। आगे इसी में देखते हैं, जैसा कि यहां पे बोला गया है कि ध्यान दीजिए कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, यानी दो त्रिभुज जिनमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं उनके अगर संगत कोण बराबर है तो उस कंडीशन में उनको हम समान कोणिक त्रिभुज, उस कंडीशन में ऐसे त्रिभुजों को हम एक नया वर्ड दे रहे हैं यहां पर, समान कोणिक त्रिभुज, इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स कहा जाता है। तो हमें यहां पर दो फिगर दिख रहे हैं, एक त्रिभुज ABC, दूसरा त्रिभुज A', B', C'। अब यहां पर कलर के थ्रू हम आसानी से जान पाएंगे कि संगत कोण कौन कौन से हैं। तो A का संगत कोण A', जो कि येलो कलर के थ्रू यहां पे डिफाइन किया गया है, जो कि आपस में बराबर होंगे। सपोज अगर ये 30 डिग्री का एंगल है तो A' के द्वारा यहां पर बनाया गया एंगल 30 डिग्री होगा। ऐसे ही कोण B के संगत कोण B', कोण C के संगत कोण C'। तो यहां पर बोला गया अगर संगत कोण इक्वल हो तो उस कंडीशन में बने हुए त्रिभुजों को हम समान कोणिक त्रिभुज, इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स कहते हैं। तो ये जो दोनों त्रिभुज होंगे ये समान कोणिक त्रिभुज कहलाएंगे। समान कोणिक यानी कोण जो उनके हैं वो समान है, संगत वाले कोण इक्वल है। आगे इसी में आगे हम देखेंगे, यहां पर बोला गया थेल्स प्रमेय, जानेंगे हम लोग थेल्स प्रमेय क्या होता है। तो बेसिकली यहां पर बोला जा रहा है कि यूनानी गणितज्ञ थेल्स, एक गणितज्ञ थे यूनानी जिनका नाम थेल्स था, उन्होंने समान कोणिक त्रिभुज, जिसकी हमने भी चर्चा की कि ऐसे त्रिभुज जिनके संगत कोण बराबर हो उनको हम इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स कहते हैं। तो उसी के संबंध में एक यूनानी वैज्ञानिक थेल्स थे जिन्होंने एक महत्वपूर्ण तथ्य प्रतिपादित किया, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि दो समान कोणिक त्रिभुज संगत कोण इक्वल, तो ऐसे त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो सदैव समान रहता है। यानी अगर हम त्रिभुजों को समान कोणिक, यानी उनके संगत कोणों को अगर हम जिन दो त्रिभुजों में कंपैरिजन कर रहे हैं उनके अगर हम संगत कोणों को इक्वल प्रूव कर देते हैं तो उस कंडीशन में ऑलरेडी उनकी जो संगत भुजाएं होंगी उनका जो अनुपात होगा संगत भुजाओं का वो समान रहता है, सदैव समान रहता है। इसी को समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय कहा जाता है। आगे हम इसका कई न्यूमेरिकलों में और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी उनमें हम इसके प्रयोग को जानेंगे
और देखेंगे नए नए सवालों में कि किस प्रकार से इस समानुपातिकता प्रमेय, थेल्स प्रमेय को अप्लाई किया जाता है। तो इस प्रमेय के द्वारा यहां पर हमें एक डाटा लिखा गया है कि त्रिभुज एबीसी में, अब यहां पर फिगर में देखेंगे त्रिभुज एबीसी, ये हमें एक त्रिभुज दिख रहा है एबीसी। तो इस त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी, जो डीई भुजा है ये बीसी भुजा के पैरेलल है, समांतर है। अतः समानुपातिकता प्रमेय से हम कह सकते हैं कि जो ये रेशियो होगा संगत भुजाओं का, यानी एडी अपान डीबी, एडी अपान डीबी इज इक्वल टू एई अपान ईसी। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर ए एक्स एक भुजा है जिसको कि बराबर बराबर भागों में ए पी, पी क्यू, क्यू पी, पी आर, आर बी, इस प्रकार से 5 बराबर भागों में डिवाइड किया गया है। उसके बाद में शीर्ष या फिर बोल सकते हैं पॉइंट ए से तीसरे बराबर साइज के जो पॉइंट्स डिवाइड किए गए थे, एपी बराबर पी क्यू बराबर क्यू क्यू डी। तो यहां से जो पॉइंट डी है, डी से हम बीसी के समांतर एक रेखा खींचते हैं। तो इस प्रकार से एडी और डीबी का जो रेशियो होगा वो 3/2 होगा, और एई और ईसी का भी जो रेशियो निकलेगा वो 3/2 निकलेगा। इसका मतलब ये होता है कि जो रिलेशन यहां पर है एडी और डीबी का, वो एडी और डीबी भुजाओं का जो रेशियो का जो रिलेशन होगा वो बराबर होगा एई और ईसी भुजा के रेशियो के रिलेशन के। आगे इसी में हम देखेंगे कि जैसे यहां पर ये पॉइंट लिखा गया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो सबसे पहले हम फिगर में पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ऊपर जो बोला जा रहा है उसको हम समझेंगे। तो बोला गया है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो इतने पॉइंट के थ्रू हम सबसे पहले हम त्रिभुज एबीसी, जैसा कि फिगर में देख पा रहे हैं, इसमें भुजा बीसी के समांतर एक रेखा डीई खींची गई है। भुजा बीसी के समांतर एक रेखा डीई खींची गई है, और ये जो रेखा डीई है ये भुजा AB और AC को D और E बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। जैसा कि यहां पर बोला गया था कि भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो भिन्न भिन्न बिंदुओं D और E है। अब इसके बाद बोला गया है तो उस कंडीशन में अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो इतना जो ये लास्ट का पॉइंट बोला गया है हमें ये प्रूव करना है। ऊपर जो बोला गया वाक्य है वो हमें जानकारी दे रहा है कि त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समांतर हमने एक डीई रेखा खींची जो एबी और एसी रेखाओं को 2 बिंदुओं डी और ई पर प्रतिच्छेदित करती है। तो अगर ऐसा होता है तो उस कंडीशन में अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। यानी हमें इसमें जो प्रूव करना है कि जो एडी बटा डीबी अन्य 2 भुजाओं का जो रेशियो होगा, यानी ये ऊपर वाली माप एडी और ये माप बीडी, तो एडी बटा बीडी या इसको डीबी बोल सकते हो, इसका रेशियो बराबर होगा एई और ईसी के रेशियो के। हमें ये प्रूव करना है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले यहां पर बोला जा रहा है कि हम एक त्रिभुज एबीसी को चुनते हैं, जैसा कि फिगर में हमें दिख रहा है एबीसी, जिसमें भुजा बीसी के समांतर एक हम रेखा खींचेंगे और वो रेखा बीसी के समांतर हमने डी रेखा को खींचा है। अब ये डी रेखा को खींचने के उपरांत ये डीई रेखा एबी और एसी भुजाओं को डी और ई पर काटती है। अब सिद्ध करने वाला पॉइंट, जैसा कि यहां पे बोला गया है कि उनका जो भुजाओं का रेशियो होगा वो भी सेम होना चाहिए, एडी बटा डीबी इज इक्वल टू एई बटा ईसी। अब इसी में हम बिंदु बी को ई से तथा सी को डी से मिलाएंगे। तो जो पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी को हमने पॉइंट ई से डॉटेड रूप में इसको मिलाया। ऐसे ही हमने पॉइंट सी को डी से मिलाया,
अब आगे इसमें बोला जा रहा है कि पॉइंट बी को ई से और पॉइंट सी को डी से मिलाने के बाद हम डी से एम, यानी जो कि डीएम है भुजा, ये एसी भुजा पर लंब होगी। हम पॉइंट डी से एसी पर लंब डालेंगे, तो लंब डालने के उपरांत इसको लिखा गया है कि डीएम, जो डीएम भुजा है वो एसी भुजा पर लंब है। इसी प्रकार से पॉइंट ई से एबी भुजा पर लंब डालेंगे, जो कि एबी भुजा को पॉइंट एन पर प्रतिच्छेद करता है वो लंब, जिसके आधार पर हम लिख सकते हैं कि ईएन जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा भुजा एबी। अब इसी के आगे त्रिभुज एडीई, इस प्रकार से इसमें अब निर्मित त्रिभुज, जो नए इसमें त्रिभुज हमें दिख रहे हैं कि जैसा यहां पे बोला जा रहा है त्रिभुज एडीई, यानी ये जो त्रिभुज एडीई, इस त्रिभुज में अगर हम इस त्रिभुज का एरिया निकालें तो वो एरिया हो जाएगा 1/2 आधार गुणा लंबवत दूरी, या फिर वही ऊंचाई उसको हम बोल सकते हैं, लेकिन वो परपेंडिकुलर होगी, तो 1/2 आधार। तो त्रिभुज एडीई का अगर हम बेस एडी चुनते हैं तो उस कंडीशन में इस पर डाला गया लंब ईएन हो जाएगा, तो लिखा गया है 1/2 एडी इंटू ईएन। अब इसी के आगे बोला जा रहा है कि याद कीजिए कि आपने पढ़ा होगा कि त्रिभुज एडीई के क्षेत्रफल को हम प्रीवियस क्लासेज में या फिर अन्य निचली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि अगर हमें किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालना हो तो उसको जो लिखने का प्रोसेस होता है, कॉन्सेप्ट होता है, उसके आगे हम AR लिख सकते हैं, जो कि एरिया को डिफाइन करता है। तो एरिया इज इक्वल टू, या एरिया इज इक्वल टू नहीं, एरिया साथ में त्रिभुज जो लिया जाता है उसको हम कोष्टक के अंदर लिखते हैं। तो एरिया कोष्टक के अंदर जो त्रिभुज लिया गया है एडी, तो एरिया ऑफ त्रिभुज एडी से प्रेजेंट किया जाएगा इसको, और इसको हम लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज एडी इज इक्वल टू 1/2 एडी इंटू ईएन। अब इसी प्रकार से निर्मित सेकेंड जो त्रिभुज इसमें हमें दिख रहा है त्रिभुज बीडीई, ये जो हमें त्रिभुज दिख रहा है बीडीई। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल सेम उसी प्रोसेस से निकालेंगे, 1/2 आधार गुणे लंबवत दूरी या हाइट, वो भी अभिलंबवत, तो 1/2 इसका आधार क्या हो जाएगा, बेस बीडी है, और परपेंडिकुलर हाइट कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी इसकी ईएन, क्योंकि जो बीडी भुजा है इस भुजा की त्रिभुज बीडीई के लिए हाइट जो कि लंबवत दूरी होगी, तो इसीलिए ई से जो डाला गया लंब ईएन है बेस बीडी के लिए उसका शीर्ष ई से अभिलंब हो जाएगा, अभिलंबवत दूरी हो जाएगा, जिस कारण से हम ऊंचाई को यहां पर ईएन लिखेंगे। वो ईएन त्रिभुज बीडीई के अंतर्गत नहीं है, लेकिन हमने पढ़ रखा है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसमें जो हाइट होती है वो परपेंडिकुलर होती है, जिस कारण से वो परपेंडिकुलर हाइट ईएन होगी, इसीलिए यहां पर ईएन लिखा गया है। अब इसी के आगे एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई इज इक्वल टू 1/2 एई इंटू, अब अगली बार में जो हमने पहले यहां पर लिखा था एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई 1/2 एडी इंटू ईएन, अब इसी में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई, यहां पर जो बेस सेलेक्ट किया गया था वो एडी था, अब इस त्रिभुज में ही पुनः हम बेस एई को जब सेलेक्ट करेंगे तो उस कंडीशन में इस पर डाला गया लंब डीएम हो जाएगा, तो लिखा गया है 1/2 एई इंटू डीएम। सेम उसी प्रोसेस से एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी, एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी, यानी जो तुम्हें निर्मित आकृति जो ये त्रिभुज की डीईसी रिप्रेजेंट की गई है, इस आकृति में अगर इस आकृति का हम एरिया कैलकुलेट करें तो जो एरिया होगा 1/2, हमने बेस इसमें ईसी इस बार चुना है, तो इस बेस के लिए डी से डाला गया लंब डीएम है, तो इसको हम लिखेंगे 1/2 ईसी इंटू डीएम। अब हमें जो डाटा यहां पर दिख रहा है कि त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल जो कि हमें एक तो मिला 1/2 एडी इंटू ईएन, और दूसरा सेम इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ए इंटू डीएम। इसी प्रकार से एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई जो कि हमें एक बार प्राप्त हुआ 1/2 बीडी इंटू ईएन, और दूसरा इसका जो रिलेशन निकला 1/2 ईसी इंटू डीएम। रिलेशन दोनों अलग अलग डाटा को रिप्रेजेंट करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन उनका जो डाटा होगा एक्चुअल में वो सेम होगा। सिर्फ यहां पर हमें जो दूरियां हैं उनमें
किसी को EN, किसी को उसी माप को DM के साथ रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन इससे क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। अतः इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज AD बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BD, यानी यहां पर जो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल ऊपर हमने निकाले उनको भाग करेंगे आपस में। तो भाग करने के बाद हमें जो डाटा मिला 1/2 इंटू AD इंटू EN, यानी ये जो डाटा हमें दिख रहा है ये हो गया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल 1/2 BD इंटू EN। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। इसी के आगे हम सेकंड जो हमने दो एरिया निकाले उनका रेशियो निकालेंगे। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, तो 1/2 AE इंटू DM अपान 1/2 EC इंटू DM। इक्वेशन नंबर इसको हम 2 बोलेंगे। अब इसी के बाद में इसमें पुनः इसको हम पीछे देखेंगे, जैसा कि यहां पे दिया गया है कि त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC एक ही आधार DE पर तथा समांतर रेखाओं BC और DE के बीच बने दो ट्रायंगल है, त्रिभुज है। अतः दोनों के जो एरिया होंगे वो इक्वल होंगे। तो ये जो पॉइंट है इसको हमें अच्छे समझना है कि जैसे सपोज एक ये हमने बेस लिया और इसके समांतर हमने एक रेखा खींच दी, अब उसके अंतिम सिरों को हमने मिला दिया और मिलाने के बाद निर्मित जो ये त्रिभुज होंगे अगर वो रेखा पैरेलल है तो इस प्रकार से निर्मित त्रिभुज के जो एरिया होंगे, अगर इसको हम नामकरण दें ABCD, तो जो एरिया ऑफ ABC होगा वो बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज BCD। एरिया ऑफ ABC एरिया ऑफ BCD। तो इससे हमें यहां पर यह पता चल रहा है कि चूंकि दोनों त्रिभुजों के लिए बेस AD है, अगर बेस सेम है तो उस कंडीशन में उन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है वो इक्वल होता है अगर BC भुजा AD के समांतर है। तो उसी के रूल को अप्लाई करते हुए यहां पर हम, जैसा कि फिगर में हम देख पा रहे हैं कि BC भुजा के समांतर DE भुजा थी, तो BC भुजा के समांतर DE भुजा होने के कारण इनके जो क्षेत्रफलों का जो रेशियो निकला है वो आपस में इक्वल होगा। उसी के अकॉर्डिंग समीकरण 1, 2 और 3 के प्राप्त रिलेशन को इक्वल करने के बाद हम एक रिजल्ट प्राप्त करते हैं जो कि हमें एक रेशियो के रूप में प्राप्त होता है कि AD बटा DB इज इक्वल टू AE बटा EC। तो जो क्वेश्चन में बोला गया पॉइंट था कि जो अन्य दो भुजाएं हैं AD बटा DB, अन्य दो भुजाएं AB और AC, अन्य दो भुजाएं त्रिभुज की AB और AC, इनका जो रेशियो होगा वो भी एक ही है, ये क्वेश्चन में बोला गया था। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद हमारा जो डाटा मिला वो सेम वही निकला। अतः हम कह सकते हैं कि कोई त्रिभुज जिसकी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वो रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी, जैसा कि हमें यहां पर प्राप्त डाटा AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC के रूप में प्राप्त हुआ। हमें यही डाटा प्रूव करना था। आगे अब हम इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित, जो कि हमें यहां पर एक प्रमेय ये प्राप्त दी गई थी, इसमें लगाए गए कॉन्सेप्ट और प्रीवियस कॉन्सेप्ट के आधार पर अब कुछ हम नए सवालों को हल करेंगे। तो जैसा कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिख रहा है कि चित्र 1 में DE समांतर AC, एक भुजा हमें इसमें DE दी गई है और ये पैरेलल है भुजा AC के, ऐसा हमें दिया गया है। सेकंड इसमें दिया गया है DF पैरेलल AE, तो D से F यानी ये भुजा पैरेलल है AE के।
तो हमें दिया गया डाटा के अकॉर्डिंग इतनी चीजें बताई गई है। अब इसमें प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है कि बी एफ अपान एफ ई इज इक्वल टू बीई अपान ई सी। बी से एफ तक की दूरी, यानी ये दूरी बी एफ यहां तक, बी एफ अपान एफ ई, ये दूरी शेष ई तक की। तो बी से एफ तक की दूरी अपान में एफ से ई तक की दूरी इज इक्वल टू बी से ई तक की दूरी, यानी ये टोटल दूरी बी अपान ई सी। तो हमें ये रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले दिए गए डाटा को हम इस डाटा के अकॉर्डिंग, इसमें हम इसके अलग अलग कुछ पार्ट्स को त्रिभुज में डिफाइन करेंगे और दिए गए डाटा के हेल्प की सहायता से कुछ रिलेशंस को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज एबीसी निर्मित करेंगे। पॉइंट डी से ई को मिला देंगे तो फिगर का फर्स्ट पार्ट, जो कि इसमें बोला गया है डी पैरेलल एसी, तो डी भुजा पैरेलल है एसी के। तो अगर डी भुजा एसी के पैरेलल है तो उसके इस दिए गए वैल्यूज के थ्रू समानुपातिकता प्रमेय की सहायता से हम लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में दिया गया डाटा डीई समांतर एसी, अतः समानुपातिकता प्रमेय की सहायता से BD बटा AD इज इक्वल टू BE बटा EC। अब इसी के आगे हम इसको लिख देंगे समानुपातिकता प्रमेय की सहायता से। अब इसी के आगे हम DF समांतर AC दिए गए डाटा को यूज करेंगे, पुनः हम त्रिभुज ABC बनाएंगे। अब इसी के आगे हम त्रिभुज BAE में कंपेयर करेंगे। त्रिभुज BAE में तो दिए गए डाटा के अकॉर्डिंग DF समांतर AE
तो डीएफ समांतर एई को अप्लाई करने के बाद समानुपातिकता प्रमेय की सहायता से हम लिख सकते हैं कि डीएफ भुजा अगर एई के पैरेलल है तो इनकी संगत भुजाओं का जो रेशियो होगा वो इक्वल होता है। तो जिसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी एफ अपॉन ई एफ। तो पुनः समानुपातिकता प्रमेय की सहायता से यहां पर नोट डाउन कर देंगे। तो जो हमने पीछे रिलेशन स्थापित किया था कि बी डी अपॉन ए डी बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बीई अपॉन ई सी। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में कंपेयर करने के बाद हम पाएंगे कि लेफ्ट साइड उनके इक्वल है। लेफ्ट साइड इक्वल होने के कारण हम उनके राइट साइड को इक्वल कर सकते हैं। तो यहां से जो हमें रिलेशन मिलेगा बी अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन ई एफ प्राप्त होगा। तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था कि अगर डी भुजा एसी के पैरेलल है, डीएफ भुजा एई के पैरेलल है, तो प्रूव करो कि बी एफ अपॉन ई एफ इज इक्वल टू बीई अपॉन ई सी। तो क्वेश्चन में दिए गए डाटा के फर्स्ट पैरेलल पार्ट को हमने लेकर के एक त्रिभुज बनाया और समांतर अगर भुजाएं हैं तो समानुपातिकता के प्रमेय की सहायता से हमने एक रिलेशन लिखा कि उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो इक्वल होता है। तो जिसके अकॉर्डिंग बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी अपॉन ई सी। इसी के अकॉर्डिंग सेकेंड जो पॉइंट इसमें दिया गया था कि डी भुजा ए भुजा के पैरेलल है, उसके अकॉर्डिंग हमने त्रिभुज बी ए ई में पुनः समानुपातिकता प्रमेय को अप्लाई किया, थेल्स प्रमेय को अप्लाई किया और उसके अकॉर्डिंग हमने संगत भुजाओं का जो अनुपात लिया बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन ई एफ किया। दोनों इक्वेशन नंबर 1 और 2 में लेफ्ट साइड इक्वल होने के अकॉर्डिंग हमने राइट साइड को इक्वल किया, जो कि हमारा रिजल्ट था। अतः हम कह सकते हैं कि अगर कोई त्रिभुज जिसमें कि इस प्रकार की कंडीशन रिप्रेजेंट की गई हो तो उनमें जो संगत भुजाओं का जो रेशियो यहां पर पूछा जा रहा है वो सदैव इक्वल प्राप्त होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी भुजा समांतर है डीसी भुजा के तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। दर्शाइए कि ए से ओ तक की दूरी AO अपान BO इज इक्वल टू CO अपान DO है। तो सबसे पहले हम दिए गए डाटा के अकॉर्डिंग एक समलंब चतुर्भुज बनाएंगे। ABCD एक समलंब चतुर्भुज बनाया। समलंब चतुर्भुज में AC और BD विकर्ण खींचे और दोनों विकर्ण एक दूसरे को पॉइंट O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। अब इसके बाद में हमें प्रूव करने के लिए बोला गया है कि OA अपान OB इज इक्वल टू OC अपान OD। तो इसके लिए त्रिभुज सबसे पहले हम जहां पर दोनों विकर्ण प्रतिच्छेदित करते हैं पॉइंट O,
इस पॉइंट ओ से हम EF या फिर ये कह सकते हैं इस पॉइंट ओ से हम DC भुजा के समांतर एक रेखा खींचेंगे। ये रचना से हम DC के समांतर एक रेखा खींचते हैं जो कि AD और BC भुजा को E और F पर प्रतिच्छेदित करती है। अब इसमें हम त्रिभुज ADC में निर्मित त्रिभुज ADC में हम यहां पर देख पा रहे हैं कि जो OE भुजा है पैरेलल है CD भुजा के। तो OE भुजा के CD भुजा के पैरेलल होने के कारण समानुपातिकता प्रमेय की सहायता से हम लिख सकते हैं त्रिभुज ADC में AE अपान DE इज इक्वल टू OA अपान OC। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। समानुपातिकता प्रमेय की सहायता से अगर OE भुजा CD के समांतर है तो इनकी संगत भुजाओं का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। थेल्स प्रमेय के थ्रू हम इस पॉइंट को लिख सकते हैं कि AE अपान ED इज इक्वल टू OA अपान OC। अब इसी के आगे हम पुनः निर्मित त्रिभुज ABD में अब इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो OE भुजा है वो पैरेलल है AB के। पैरेलल AB। अगर OE भुजा AB के पैरेलल है तो पुनः हम समानुपातिकता प्रमेय की सहायता से थेल्स प्रमेय की सहायता से लिखेंगे ED अपान AE ED अपान AE इज इक्वल टू OD अपान OB। इक्वेशन नंबर 2 थेल्स प्रमेय की सहायता से समानुपातिकता के सिद्धांत से ED अपान AE इज इक्वल टू OD अपान OB। अब यहां पर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों की सहायता से इसको हम लिख सकते हैं। इसको अगर हम और सॉल्व करें तो इसको हम लिख सकते हैं पलट के पदों को AE अपान ED AE अपान ED इसको अलग लिख लेंगे। AE अपान ED इज इक्वल टू OB अपान OD OB अपान OD। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में लेफ्ट वाले साइड इक्वल होने के कारण हम राइट वाले साइड को इक्वल कर सकते हैं, जो कि हमें रिलेशन के रूप में दिखेगा OA अपान OC इज इक्वल टू OB अपान OD। तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर CD था, इसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो दर्शाइए या प्रूव कीजिए कि OA अपान OB बराबर OC अपान OD के होगा। तो जो हमने जहां पर ये विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे थे पॉइंट O पर, वहां से हमने भुजा CD के समांतर रेखा खींची जो कि भुजा
AD और BC को E और F पॉइंट पर प्रतिच्छेदित करती है। उसके बाद में निर्मित त्रिभुज ADC में और त्रिभुज ABD में हमने रिलेशन स्थापित किए और रिलेशन के थ्रू हमने एक संबंध प्राप्त किया कि OA/OC बराबर OB/OD, और पुनः इसको हम लिख सकते हैं OA/OB इज इक्वल टू OC/OD, जो कि हमें प्रूव करना था। अतः आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने त्रिभुज की समरूपता के कुछ नियमों और सिद्धांतों को सीखा और उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स में उनको अप्लाई किया और पूछे गए डाटा को प्राप्त किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी के आगे अन्य प्रमेय और उनके यूजेज को न्यूमेरिकल्स में जानेंगे कि किस प्रकार से और कौन कौन से न्यूमेरिकल क्रिएट किए जाएंगे और उनमें कैसे उन प्रमेय के प्राप्त किए गए सिद्धांतों को अप्लाई कर पाएंगे। धन्यवाद।